ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। बुध 19 अगस्त के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका के वादे, यूक्रेन की उम्मीदें और प्यूतन से जुड़े खदशात, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात में क्या हुआ? सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की के ताल्लुकात में ड्रामे की कोई कमी नहीं रही। एक कॉमेडियन से जंगी रहनुमा बना, दूसरा रियलिटी टीवी स्टार जो अमेरिकी सदर की कुर्सी तक जा पहुंचा। पहले ओवल ऑफिस की जिल्लत, फिर पोप की तदफीन पर मसालहत की एक झलक, और आज होगा एक्ट 3, शायद सबसे फैसला कुन मोड़। हमास ज़राए का कहना है कि वो गजा में जंग बंदी की ताज़ा तजवीज़ से मुत्तफिक है। Hamas has agreed to a 60-day ceasefire proposal with Israel, according to an Egyptian official who said on Monday that it includes the release of half the hostages held in Gaza in exchange for the release of some Palestinian prisoners. पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 358 तक पहुंच गई। बुनेर में ताहाल 100 से ज्यादा लापता। ये तबाही जो आप देख रहे हैं, ये जुमा के रोज आए सैलाब से यहाँ पर हुई है। और सिर्फ ये इलाका नहीं, बल्कि ये मैंगोरा का जो मरकजी इलाका है, वहाँ पर हर मार्केट और हर दुकान में यही हाल नजर आ रहा है। अमेरिका ने 6000 तुलबा के वीजे मनसूख क्यों कर दिए? पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इंसदादे दहशत गर्दी कवानीन में गैर मामूली तरमीम मंजूर कर ली। अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को जो उनके बकौल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, बगैर मुकदमे के कम से कम 3 माह तक हिरासत में रख सकते। पाकिस्तान को चीनी साख्ता जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फराहमी। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर को आर्मी एविएशन में शामिल करने का ऐलान किया है। शाहिद आफरीदी और इरफान पठान के दरमियान चपकलश क्यों? पाकिस्तान के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी इंडिया के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान के एक इंटरव्यू की वजह से शह सुर्खियों में है। इस इंटरव्यू में इरफान पठान ने कई दावे किए और कुछ इल्जाम भी लगाए। इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी का जिक्र करते हुए कहा कि बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि वो असली पठान है और मैं नकली पठान हूँ। इसके अलावा इरफान पठान ने यह भी कहा कि मैंने उसे 11 बार आउट करके ये बता दिया कि असली पठान कौन है। इरफान पठान के इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया कि फील्ड में क्या बात करते थे, इस सवाल के जवाब में इरफान पठान ने कहा कि फील्ड में बात करने के लिए क्रीज पर रहना जरूरी है। क्रीज पर टिका ही कहाँ, आया और गया, क्या बात करेंगे। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। गुज़िश्ता जुमे को अलास्का में रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात में जंग बंदी से मुतल्लिक तो कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। ताहम अमेरिकी सदर की जानिब से ये बयान सामने ज़रूर आया था कि मुलाकात मस्बत रही है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान दोस्ताना मुलाकात हुई, जो फरवरी में दोनों सदूर के दरमियान इसी कमरे में होने वाली तल्ख मुलाकात से कदरे मुख्तलिफ थी। यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए अपनी कोशिशों पर तबादला ख्याल करते हुए दोनों रहनुमा हंसते हुए भी दिखाई दिए। ट्रंप की जानिब से पुरउम्मीद अल्फाज और उनके यूरोपीय शराकतदारों की जानिब से कुछ खास मस्बत तासुरात की अदम मौजूदगी के बावजूद पीर की शब यूक्रेन की सलामती की जमानत या अमन मुआहदे की जानिब इक़दामात के हवाले से शामिल होंगे। प्यूतन के एक मुशीर ने बाद में बताया कि ट्रंप और प्यूतन ने पीर को फोन पर 40 मिनट तक बातचीत की थी। ये देखना बाकी है कि फरवरी सन 2022 में रूस के मुकम्मल हमले के आगाज के बाद पहली बार ऐसे दो हरीफों को मुज़ाकरात की मेज पर आमने सामने लाना कितना आसान होगा, क्योंकि मास्को की जानिब से बार बार प्यूतन और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के ख्याल को मुस्तरद किया गया है।
ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات سے قبل جنگ بندی کی ضرورت کو مسترد کر دیا تھا۔ ماضی میں یوکرین کا یہ ایک اہم مطالبہ رہا ہے جس نے واضح کیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ مزید بات چیت اور بالآخر طویل مدتی تصفیے کے لیے لڑائی کے خاتمے کو ایک شرط کے طور پر دیکھا جائے۔ مکمل امن معاہدے کے مقابلے میں جنگ بندی پر اتفاق کرنا بھی قدر آسان ہو سکتا ہے، جس کے لیے مذاکرات میں کئی ماہ لگیں گے، جس کے دوران یوکرین پر روس کا حملہ جاری رہے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے تناظر میں بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ جنگ بندی جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی جانب سے اس کی سخت ترین تردید کی گئی اور کسی حد تک یورپی رہنما پیچھے ہٹتے نظر آئے۔ مرز نے مزید کہا کہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ اگلی ملاقات جنگ بندی کے بغیر ہوگی، لہٰذا آئیے اس پر کام کریں اور روس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں۔ ٹرمپ نے اپنی پالیسی میں تبدیلی لاتے ہوئے جنگ بندی کی بجائے براہ راست امن معاہدے پر زور دیا ہے، تاہم ناقدین کے مطابق یہ موقف پوتن کے موقف سے قریب تر ہے، جس پر یورپی اتحادی کچھ خدشات کا شکار ہیں۔ جب زیلنسکی سے بات کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جنگ بندی کے اپنے سابقہ مطالبے کا اعادہ نہیں کیا۔ ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا کہ امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی معاہدے میں یوکرین کی سلامتی کی ضمانت دینے میں مدد کرے گا۔ امریکی صدر نے یوکرین میں امریکی فوج کو بھیجنے سے متعلق تو کوئی خاص واضح بیان نہیں دیا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ یورپ دفاع کی پہلی لائن ہے، لیکن ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ تاہم ایک موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم انہیں اچھا تحفظ فراہم کریں گے۔ مزید تفصیل ہماری اس خصوصی رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کے تعلقات میں ڈرامے کی کوئی کمی نہیں رہی۔ ایک کامیڈین سے جنگی رہنما بنا، دوسرا ریالٹی ٹی وی سٹار جو امریکی صدر کی کرسی تک جا پہنچا۔ پہلے اوول آفس کی ذلت، پھر پوپ کی تدفین پر مصالحت کی ایک جھلک، اور آج ہوگا ایکٹ 3، شاید سب سے فیصلہ کن موڑ۔ لیکن یہ کوئی انٹرٹینمنٹ شو نہیں، یہ عالمی سیاست کی ایک بساط ہے جہاں ایک قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس عمل کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں ہے۔ صدر زیلنسکی واشنگٹن جاتے ہوئے اتوار کو برسلز پہنچے، جہاں ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال ہوا اور انہیں ممکنہ امن معاہدے پر اپنا موقف بیان کرنے کا موقع ملا۔ ہمیں حقیقی مذاکرات کی ضرورت ہے، یعنی بات چیت اس فرنٹ لائن سے شروع ہو سکتی ہے جو اب ہے۔ ہمیں یوکرین اور یورپ کے اہم سیکیورٹی مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی گارنٹیز کی ضرورت ہے۔ یوکرین کو اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ جمعے کے روز الاسکا میں ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر پوتن کی ملاقات کے بعد یوکرین کی علاقائی سالمیت پر سوالات کی گونج بڑھ گئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ روسی صدر نے اس شرط پر لڑائی ختم کرنے کی تجویز دی ہے کہ اگر انہیں وہ علاقے مل جائیں جن پر ان کی ہمیشہ سے نظر ہے لیکن ان پر کبھی قبضہ نہیں کر سکے۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے رات گئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، زیلنسکی چاہے تو آج ہی جنگ ختم کر دے یا پھر لڑتا رہے۔ یاد رکھو 12 برس پہلے اوباما دور میں کرائمیا ہاتھ سے گیا تھا، واپس نہیں آ رہا، اور نہ ہی یوکرین نیٹو میں، کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی۔ یہ آخری بات یعنی یوکرین کی نیٹو اتحاد میں شمولیت پرانی خواہش رہی ہے جس کے ساتھ اسے آرٹیکل 5 کے تحت اجتماعی دفاع کی ضمانت ملتی ہے۔ یوکرین کا نیٹو میں شمولیت کا دیرینہ خواب شاید ادھورا رہے، لیکن امریکی فوجی تحفظ کی تجویز اب بھی ٹیبل پر ہے۔ جب صدر زیلنسکی وائٹ ہاؤس پہنچیں گے تو یہی تجویز ان کے سامنے ہوگی۔ پچھلی بار کیا ہوا اس کی یاد یقیناً ان کے ذہن میں تازہ ہوگی۔ یورپی رہنما بھی شاید ایک اور سفارتی رسوائی سے بچنے کے لیے متحرک ہوئے ہیں اور ایک غیر معمولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب یوکرینی صدر کے ساتھ امریکہ جائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی جا رہے ہیں اور فرانس کے صدر میخواں بھی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز اور اٹلی کے وزیر اعظم میلونی کے علاوہ یورپی کمیشن کی صدر اور نیٹو کے سربراہ بھی۔ لیکن جب یہ ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں، روس اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج جو بھی ہو، لیکن جنگ کا جلد خاتمہ نظر نہیں آتا۔ لیکن آج کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کب اور کیسے ختم ہوگی۔
फलस्तीनी मुसल्लह ग्रुप के एक ज़राए ने BBC को बताया कि हमास ने गजा में जंग बंदी और इसराइल के साथ यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए इलाकाई सालसों की ताज़ा तरीन तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया है। मिस्र और कतर की जानिब से ये तजवीज़ अमरीकी सफ़ीर स्टीव विटकॉफ की जानिब से जून में पेश किए गए फ्रेमवर्क पर मबनी है। इस मुआहदे के नतीजे में हमास 50 इसराइली यरगमालियों में से तकरीबन निस्फ को 2 गिरोह में आज़ाद कराएगी, जिनमें से 20 के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जिंदा हैं। इसी के साथ साथ मुस्तकिल जंग बंदी पर भी बातचीत होगी, ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर से गुज़िश्ता हफ्ते जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वो यानी इसराइल सिर्फ उस सूरत में मुआहदे को कबूल करेगा जब तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा किया जाएगा। हमास की जानिब से इन खबरों के सामने आने के बाद जारी की गई एक वीडियो में नेतन्याहू ने बराह रास्त कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन कहा कि उनसे आपको एक तासर मिल सकता है कि हमास शदीद दबाव में है। दरी असना इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने कहा कि वो 22 माह से जारी जंग में एक अहम मोड़ है और इसमें गजा शहर में हमास के खिलाफ हमलों को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गजा शहर में ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली टैंकों ने फ़ज़ाई और तोपखाने के हमलों की मदद से जनूबी सबरा के इलाके में अचानक पेशकदमी की और स्कूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम एक क्लिनिक का मुआसरा कर लिया, जिसमें सैकड़ों बेघर अफराद को पनाह दी जा रही है। तवक्को है कि रवा हफ्ते के आखिर में इसराइली काबीना गजा शहर पर कब्जा करने के फ़ौज के मंसूबे की मंजूरी देगी, जहां इसराइली हमलों में शिद्दत ने पहले ही हजारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। Ceasefire proposal with Israel, according to an Egyptian official who said on Monday that it includes the release of half the hostages held in Gaza in exchange for the release of some Palestinian prisoners. A senior Hamas official confirmed the group's approval of the proposal. पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लड की वजह से हलाकतों की तादाद 358 तक जा पहुंची है, जबकि सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ज़िला बुनेर में हलाकतों की तादाद 225 तक जा पहुंची है, जबकि 118 अफराद ताहाल लापता और 120 अफराद ज़ख्मी हैं। कुदरती आफात से निमटने वाले सूबाई इदारे PDMA की जानिब से सूबे में होने वाली हालिया बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाइस मुख्तलिफ अजला में अब तक होने वाले जानी व माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक सूबे में मुख्तलिफ हादसात में अब तक 358 अफराद हलाक और 181 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाइस अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 780 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 431 घरों को जुज़वी और 349 घर मुकम्मल मुनहदम हुए हैं। ये हादसात सूबा के मुख्तलिफ अजला में पेश आए हैं, जिनमें सवात, बुनेर, भाजोर, मानसेरा, शांगला, देर लोयर, बटग्राम और सवाबी शामिल हैं। PDMA के मुताबिक मुतासरा अजला की इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने और मुतासरीन को फौरी मुआवनत फराहम करने की हिदायत की गई है। ये तबाही जो आप देख रहे हैं, ये जुमा के रोज़ आए सैलाब से यहाँ पर हुई है। और सिर्फ ये इलाका नहीं, बल्कि ये मैंगोरा का जो मरकज़ी इलाका है, वहाँ पर हर मार्केट और हर दुकान में यही हाल नज़र आ रहा है। जुमा के रोज़ इतना शदीद सैलाब आया कि लोगों को समझ ही नहीं आई कि कैसे वो अपना सामान बचा सकते। उन्होंने सिर्फ अपनी जान बचा सके हैं। मकामी लोगों ने बताया है कि यहाँ पर पानी इस करीब बहते जो नाला है वहाँ से आया और वहाँ पर ये पानी इस इलाके के करीब जो पहाड़ हैं वहाँ पर तंदर गिरा है या वहाँ पर बिजली गिरी है, जिससे वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि क्लाउड बस्ट हुआ है और फिर वो पानी इस नाले के ज़रिए इस तरफ आया है। ये जो आगे पुल बने हैं, उस पुलों की वजह से सारा पानी गाँव में, ये मार्केट में और घरों में घुस गया है। वो पुल जो है न ऊंचा है और न छोटा है, मतलब ये दरमियाना बनाया है। दरख्त आके उसके साथ फंस गए तो सारा पानी जब वो एक डैम बन गया और वो घरों में घुसना शुरू हो गया पानी का। घर तो सब उजड़ गए हैं, दुकान ये सब तबाह हो गए। अभी ये साफ हो रहे हैं अभी, लेकिन उसके लिए तो पैसे चाहिए ना, फिर माल तो खरीदना नहीं है हमने। इस तबाही सिर्फ इस इलाके में नहीं हुई, बल्कि
उस जानिब जो रिहायशी इलाका है जिसे बांग्लादेश पुल कहा जाता है, वहाँ पर रिहायशी इलाका मुकम्मल तबाह हुआ है। उसके साथ चीना मार्केट है जो यहाँ का मरकज़ी एक कारोबारी मरकज़ बताया जाता है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो इस तरफ दुकानें हैं, मार्केट्स हैं और जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। इस वक्त यहाँ पर इस नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और हुकाम की जानिब से यहाँ पर रेस्क्यू का काम भी जारी है, जहाँ पर ये इलाका साफ़ किया जा रहा है। लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि बेशतर लोग अपनी मदद आपके तहत ही लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनके रिक्शे, गाड़ियाँ और जिनके छोटे मोटे कारोबार के लिए उन्होंने सामान लिया हुआ था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसलिए अब यहाँ पर हुकूमत ने कहा है कि वो इनके नुकसान जो है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। अमरीकी महकमा खारजा ने BBC को बताया कि अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी और मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की वजह से 6000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तुलबा के वीज़े महकमे की जानिब से मनसूख कर दिए गए हैं। ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ट्रंप इंतज़ामिया इमिग्रेशन और बैनुल-अक़वामी तालिब इल्मों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। अगरचे स्टेट डिपार्टमेंट ने यह वाज़ेह नहीं किया कि दहशत गर्दी की हिमायत से क्या मुराद है, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज करने वाले कुछ तालिब इल्मों को निशाना बनाया है, ये दलील देते हुए कि उन्होंने यहूद मुखालिफ रवैये का इजहार किया था। अब तक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 4000 तालिब इल्मों के वीज़े उनके गैर कानूनी तवील क़याम या कानूनी खिलाफ वर्जियों की वजह से मनसूख किए गए, जैसे कि चोरी, नशे की हालत में गाड़ी चलाना और कातिलाना हमले जैसे जराइम शामिल हैं। ताहम तकरीबन 200 से 300 वीज़े ऐसे अफराद के लिए मनसूख किए गए जिन पर दहशत गर्द तंजीमों की हिमायत या उनसे वाबस्तगी का शुबा था। ये इक़दाम ट्रंप इंतज़ामिया की सख्त इमिग्रेशन और कौमी सलामती पॉलिसियों का हिस्सा है, जिसमें वीज़ा दरख्वास्त दहंदगान की सोशल मीडिया पर निगरानी और सख्त स्क्रीनिंग शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने मई में काबीना को बताया था कि उनके अंदाजे के मुताबिक जनवरी से अब तक हज़ारों तुलबा के वीज़े मनसूख किए जा चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा रूबियो ने 20 मई को बताया था कि मुझे ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार का इल्म तो नहीं है, लेकिन शायद हमें मज़ीद काम करना पड़ेगा। हम उन लोगों के वीज़े मनसूख करना जारी रखेंगे जो मेहमान के तौर पर यहाँ मौजूद तो हैं, मगर ये तमाम लोग हमारी आला तालीम की सहूलियात में खलल डाल रहे हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों के आदाद-ओ-शुमार जमा करने वाली तंजीम ओपन डोर्स के मुताबिक सन 2023 से 2024 के तालीमी साल में 210 से ज़ायद ममालिक के 11 लाख से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तुलबा ने अमरीकी तालीमी इदारों में दाखिला लिया। Top US universities, including Harvard, over allegations of anti-Semitism following student protests in support of Palestinian rights amid the Gaza war. Trump has taken drastic measures against Harvard, freezing its funding and threatening to revoke its tax-exempt status. पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशत गर्दी कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीम के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों को इख्तियार होगा कि वो मुल्की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को 3 माह तक हिरासत में रख सकें। हुकूमत का कहना है कि ये इकदाम दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात सारा हसन से। अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को जो उनके बकौल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो बगैर मुकदमे के कम से कम 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे। हाल ही में नेशनल असेंबली ने काउंटर टेररिज्म कानून में तरमीम या अमेंडमेंट की मंजूरी दी है। ये अमेंडमेंट है क्या? इस अमेंडमेंट के तहत किसी भी मशकूक शख्स को 3 महीने के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। अगर मजीद जरूरत पड़े तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की इजाजत से ये हिरासत 3 महीने मजीद बढ़ाई जा सकती है। नेशनल असेंबली से मंजूर होने वाली ये अमेंडमेंट 3 साल तक नाफिज रहेगी। हिरासत का हुक्म देने के इख्तियारात किसके पास हैं? अगर हिरासत का हुक्म आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज की तरफ से जारी किया जाएगा तो तफ्तीश ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। इस टीम में पुलिस की तरफ से कम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दर्जे के ऑफिसर, सिविल आर्म फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे शामिल होंगे। इस बारे में हुकूमत क्या कहती है? फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के मुताबिक मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी के संगीन खतरात का सामना है, इसलिए हुकूमत के मुताबिक गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदामात की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्दों को अपने मंसूबे मुकम्मल करने से पहले पकड़ा जा सके।
کانٹیکس کے لیے پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں ٹیررزم اٹیکس میں ہلاکتوں کی تعداد 2024 کے مقابلے میں 45% بڑھ کر 1081 تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس امینڈمنٹ کے خلاف اپوزیشن پارٹیز اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے شدید احتجاج کیا ہے۔ یہ امینڈمنٹ ایکسپرٹس اور اپوزیشن کے مطابق شخصی آزادی اور ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، جس میں لوگوں کو بغیر مقدمے کے لمبے عرصے تک حراست میں رکھا جا سکے گا۔ بعض ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خیال میں اس سے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور وکیل ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ اس امینڈمنٹ کا مقصد ایجنسیوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہونے والی تنقید کو ختم کرنا ہے۔ JUIF کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال اٹھایا کہ محض شک پر کسی کی آزادی کیسے چھینی جا سکتی ہے، اور اگر 6 ماہ بعد رہا کر دیا جائے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اسے فیئر ٹرائل اور جمہوری آزادیوں کے منافی قرار دیا ہے، لیکن حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ امینڈمنٹ نئی نہیں ہے اور اسے 2014 میں بھی 2 سال کے لیے اپروو کیا گیا تھا۔ پاکستان نے چین سے جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹرز حاصل کر لیے ہیں، جو جدید ترین ٹیکنالوجی اور اسٹیلتھ خصوصیات سے لیس ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر نہ صرف بھاری ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اپنی ساخت اور انفرا ریڈ سسٹم کی بدولت دشمن کے ریڈار اور ہیٹ سینسر کے لیے ٹریس کرنا بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ مزید تفصیلات منزہ انوار سے۔ پاکستان نے چینی ساختہ Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کو آرمی ایویشن میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر پاکستانی فوج کی فیڈ بیک اور جدید میدان جنگ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چانگھائی ایئر کرافٹ انڈسٹریز کارپوریشن نے تیار کیا ہے۔ یہ ہر موسم میں دن یا رات درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کلوز ایئر سپورٹ، اینٹی ٹینک کارروائیوں اور محدود فضائی لڑائی کے لیے مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ اس میں نصب جدید ملی میٹر ویو فائر کنٹرول ریڈار دھند میں بھی کارکردگی دکھاتا ہے اور یہ طویل فاصلے تک مارک کرنے اور زیادہ میزائل لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی کیننز ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں، یعنی پائلٹ جدھر دیکھے گا کیننز خود بخود اسی سمت میں حرکت کریں گی۔ جدید ماڈل میں زیادہ طاقتور انجن نصب ہے، جبکہ ایکسپورٹ ورژن میں 2 WZ-9 ٹربو شاٹ انجن استعمال ہوتے ہیں جو تقریباً 1600 ہارس پاور فراہم کرتے ہیں۔ یہ انجن خاص طور پر بلند پہاڑی علاقوں جیسے سیاچین اور قراقرم کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ Z-10ME کی زیادہ سے زیادہ رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ اور مؤثر رینج 800 سے 1120 کلومیٹر ہے۔ خالی وزن تقریباً 5100 کلو گرام اور زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 7200 کلو گرام ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر 16 اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، 32 راکٹ ٹیوبز اور TY-90 ایئر ٹو ایئر میزائل لے جا سکتا ہے۔ اضافی آرمر، وارننگ سینسرز، جیمنگ سسٹم اور خودکار دفاعی سوٹ اسے میدان جنگ میں زیادہ محفوظ بناتے ہیں۔ اس کے ڈیزائن کی وجہ سے ریڈار یا ہیٹ سینسرز اسے پکڑنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور یہ پائلٹ کو پہلے حملے کا موقع دیتا ہے۔ Z-10ME بمقابلہ امریکن اپاچی ہیلی کاپٹر ملکوں کے درمیان جنگوں اور تنازعات میں استعمال کی جانے کی تاریخ رکھتے ہیں، جبکہ چینی Z-10ME کے بارے میں دفاعی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اگرچہ یہ اٹیک ہیلی کاپٹر پاکستانی فوج کے آپریشنل استعمال میں ہیں، تاہم ان ہیلی کاپٹروں کو آج تک کسی تنازع میں استعمال نہیں کیا گیا اور پاکستان ان ہیلی کاپٹروں کا پہلا اور واحد خریدار ہے۔ ایلیکس پلیٹساس اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو اور سابق پینٹاگون عہدیدار کے مطابق Z-10 وزن میں ہلکا، سائز میں تھوڑا چھوٹا اور اس کی رینج زیادہ ہے جو اسے زیادہ پھرتیلا بنا سکتی ہے، لیکن AH-64 کی رفتار زیادہ ہے۔ یہ ہتھیاروں کی بڑی رینج استعمال کر سکتا ہے اور اس میں جدید ریڈار اور نشانہ بنانے والے سسٹمز موجود ہیں، تاہم دونوں ہیلی کاپٹر اینٹی ٹینک حملوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ Z-10ME کی قیمت کم ہے اور یہ خاص طور پر پاکستان کی آپریشنل ضروریات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جسے یہ خطے میں ایک طاقتور مگر لاگت میں مؤثر اٹیک ہیلی کاپٹر کے طور پر ابھرا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی ایک بار پھر بھارت میں خبروں کی زینت بن گئے ہیں، تاہم اس بار وہ کسی نئے تنازع کا باعث نہیں بنے بلکہ ان کا ذکر بھارت کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان کے ایک انٹرویو کے باعث سامنے آیا ہے۔ عرفان پٹھان نے اپنے حالیہ انٹرویو میں شاہد افریدی سے جڑی یادیں اور تجربات شیئر کیے، جس کے بعد بھارتی میڈیا میں افریدی کا نام ایک بار پھر شہ سرخیوں میں آ گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی شائقین کرکٹ نے بھی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بھرپور رد عمل ظاہر کیا ہے۔ مزید جانیے خالد کرامت سے۔ پاکستان کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد افریدی انڈیا کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان کے ایک انٹرویو کی وجہ سے شہ سرخیوں میں ہیں۔ اس انٹرویو میں عرفان پٹھان نے کئی دعوے کیے اور کچھ الزام بھی لگائے۔
इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी का जिक्र करते हुए कहा कि बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि वो असली पठान है और मैं नकली पठान हूँ। इसके अलावा इरफान पठान ने यह भी कहा कि मैंने उसे 11 बार आउट करके ये बता दिया कि असली पठान कौन है। इरफान पठान के इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया कि फील्ड में क्या बात करते थे, इस सवाल के जवाब में इरफान पठान ने कहा कि फील्ड में बात करने के लिए क्रीज पर रहना जरूरी है। क्रीज पर टिका ही कहाँ, आया और गया, क्या बात करेंगे। शाहिद अफरीदी का इस मामले पर अब तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ताहम पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन ने इरफान पठान को तनकीद का निशाना बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिड विकेट नामी एक सारिफ ने लिखा, शाहिद अफरीदी ने अपने टेस्ट करियर में इरफान पठान के खिलाफ 175 के स्ट्राइक रेट से 84 गेंदों पर 147 रन बनाए। ये टेस्ट में सबसे ज्यादा मशहूर बल्लेबाज बमुकाबला बॉलर स्ट्राइक रेट है, और फिर भी इरफान कह रहे हैं कि अफरीदी क्रीज पर कहां टिकते थे। क्रिकेट मैट्रिक के मुताबिक ये दुरुस्त है और इस मैच में उन्होंने इरफान पठान को 6 छक्के और 21 चौके लगाए। जहां तक इरफान पठान का 11 बार आउट करने का दावा है, तो क्रिकेट मैट्रिक के मुताबिक उन्होंने अफरीदी को 9 बार आउट किया है। ख्याल रहे कि इरफान पठान वो वाहिद इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक की। सन 2006 में खेले जाने वाले एक टेस्ट मैच में उन्होंने पहले ही ओवर में सलमान बट, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट करके सनसनी फैला दी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये मैच 341 रन से जीत गया था। सोशल मीडिया पर साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इस इंटरव्यू के बारे में लिखा, इरफान भाई आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो हमेशा जाती हमले करते हैं, चाहे वो किसी की फैमिली पर हो या मजहब पर। वाज़ेह है कि दानिश कनेरिया अब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं। एक और यूजर ने ट्वीट की कि इरफान पठान अपने वजन से बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं, क्या इंडिया में बने रहने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहरीला इजहार करना जरूरी है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें।